नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। दादरी घटना और गुलाम अली का विरोध दुर्भाग्यपूर्ण, प्रधानमंत्री का केंद्र की भूमिका से इनकार, विपक्ष ने बयान को बताया दिखावा। बिहार में दूसरे दौर के लिए थमा प्रचार, 6 जिलों की 32 सीटों पर शुक्रवार को मतदान, सभी पार्टियों ने झोंकी ताकत। ओडिशा मध्य प्रदेश में किसानों की खुदकुशी जारी, एक महीने में 32 किसानों की आत्महत्या, सूखे और काटने को कमर। दवा विक्रेताओं की हड़ताल का व्यापक असर, ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री का विरोध, मांगे न मानने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव की नियुक्ति रद्द, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, कहा नियमों को ताक पर रखकर की गई नियुक्ति। आइए देखते हैं पहली खबर। और पहली खबर में बात किसानों की। सूखे और कर्ज की मार के चलते कई राज्यों में किसान खुदकुशी को मजबूर हैं। पिछले 2 हफ्ते में ओडिशा में 15 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। राज्य के 12 जिले भीषण सूखे की चपेट में हैं। यहां पर करीब 33% फसल तबाह हो चुकी है। उधर मध्य प्रदेश में भी पिछले 1 महीने में 17 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। ओडिशा में किसानों की आत्महत्या के मामले थम नहीं रहे हैं। बारगढ़ और नवपाड़ा में मंगलवार को 2 किसानों ने जान दे दी। पिछले 2 हफ्ते में ओडिशा में 15 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। जब ये परेशानी में था तो कम से कम हमारा गांव का 3-4 आदमी भी उनको देखा परेशानी में। तो कल शाम 7 बजे वो रस्सी लगाकर खुदकुशी किया। दरअसल इस साल कम बारिश की वजह से किसानों को धान और कपास की फसलों में बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा है। नतीजा, नवपाड़ा, खुर्दा, संबलपुर और बारगढ़ जिलों में कर्ज में डूबे किसान निराश होकर खुदकुशी का रास्ता अपना रहे हैं। किसान सिंचाई सुविधाओं की कमी और सरकार की अनदेखी से भी नाराज हैं। बोरिंग सब डैमेज, एक भी बोरिंग काम नहीं कर रहा है, पानी नहीं मिला, बारिश नहीं हुआ। रिजल्ट देखिए, सनातन मिर्जा फांसी लगा के मर गया। वहीं मध्य प्रदेश के हालात ओडिशा से भी खराब हैं। राज्य में पिछले 1 महीने में 17 किसान मौत को गले लगा चुके हैं। बीते 15 दिनों में सागर, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, अलीराजपुर, रीवा और सीहोर में कई किसान खुदकुशी कर चुके हैं। राज्य में 51 में 21 जिलों में औसत से काफी कम बारिश हुई है। कछु नहीं बचो, अपन फेंका, अब बेचे तो भी मर गए। और ऐसी चर्चा करत में 2 हिचकी ऐसी लेके खत्म हो गए। देश में इस साल महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में किसानों की आत्महत्या के मामलों में इजाफा हुआ है। भारी फसल लागत और कम मुआवजे के चलते किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऊपर से सूखे और बाढ़ के बाद कर्ज का बोझ उन्हें तोड़ देता है। गुजारे का रास्ता न दिखने पर उनके सामने जिंदगी खत्म करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। साधन दे दे तो मिल जाएगा, तो बहुत गुजारो चल जाना, कोई उपाय नहीं चाहिए। इतना कर्ज पर से भी ज्यादा कर्ज में डूबे। देश में करीब 12 करोड़ कृषि जोतों में से 10 करोड़ केवल छोटे और सीमांत किसानों के पास हैं। एनएसएसओ के आंकड़ों के मुताबिक 1/3 किसानों की कृषि जोत का आकार आधे हेक्टेयर से कम है और 50% से ज्यादा किसान परिवार कर्ज में डूबे हुए हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक पिछले साल 5,650 किसानों ने आत्महत्या की। इसमें 75% सीमांत किसान थे। 2/3 से ज्यादा आत्महत्याएं महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हुई। देश में इस साल करीब 300 जिले भीषण सूखे की चपेट में हैं। ऐसे में सरकार के सामने किसानों को राहत पहुंचाना और उन्हें निराशा से निकालना एक बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस अहम मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुनीत चोपड़ा हैं, जो कि संयुक्त सचिव हैं अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन से। सुनीत जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं अगर उड़ीसा का जिक्र करूं, जिस तरीके के हालात हैं, क्या वाकई ये पहली बार हो रहा है इस तरह के किसानों की अनदेखी और उनकी आत्महत्या, या फिर इसके पीछे कुछ दूसरे बड़े कारण हैं? नहीं, ऐसे पहली बार तो नहीं हो रहा है, लेकिन जो चीज़ शर्मनाक है वो ये है कि सरकार ने आंकड़े बदल दिए हैं। अगर हम पुराने आंकड़े देखते हैं तो उसमें किसान और खेत मजदूर दोनों की संख्या इकट्ठी करके दी जाती थी, और 2013 में 11,772 लोग थे और 2014 में
12,360 लोगों ने आत्महत्या की है। 26% आत्महत्याएं बढ़ गई हैं। ये कोई नई चीज नहीं है। 3 लाख से ज्यादा आत्महत्या कर चुके हैं। सवाल ये है कि आत्महत्या हो क्यों रही? सरकार को मालूम था, हम लोगों ने सबने बता दिया था सरकार को कि सूखा पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सरकार को मालूम नहीं था, और उसके बावजूद हमने देखा कि इरिगेशन पर 5,600 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा खर्च हुआ। कम से कम जानते हुए तो आदमी ज़्यादा कर सकता। उन्होंने बताया ना कि पानी नहीं है, हम बोरिंग करते हैं, पानी नहीं है। तो अगर इरिगेशन होती, इरिगेशन पे काम होता, तो कम से कम जो सबसे बुरी से बुरी चीज़ है वो तो ठीक हो जाती। दूसरी चीज़ है, जो आम किसान है उसको कोई कर्ज नहीं मिलता। उसको कर्ज मिलता है तो 60% से लेके 120% ब्याज पे मिलता है। जहाँ पर खाद की कीमत महंगी हो गई है, बिजली मिलती नहीं है। अभी मैं पंजाब से आया हूँ, उन्होंने झूठी दवाइयाँ देनी शुरू कर दी, और नतीजा ये हुआ कि बठिंडा से लेके लुधियाना के इलाकों तक आप देख रहे हैं कि सफ़ेद मक्खी ने जो आतंक में कोई तरीके से। और उधर जो किसानों की अपनी ज़मीन थी पिछले साल, इस साल वो अपनी ज़मीन पे ही टेनेंट बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने कर्जा इतना ले लिया है कि उनकी ज़मीन हाथ से चली गई है। 2 सुइसाइड केसेस तो ऐसे ही थे। तो क्या ये कहा जाए सुनील साहब कि कमोबेश राज्य के नाम बदल रहे हैं, एरिया बदल रहा है, लेकिन किसानों की हालत जस की तस सभी राज्यों में दिखती है? हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि किसानों के लिए कुछ किया नहीं गया है। अगर हम देखते हैं जो निवेश होना चाहिए था, पिछले साल भी हमने नोट किया है कि ग्रामीण विकास के लिए 17,000 करोड़ रुपया कम दिया गया है। SC/ST प्लान्स के लिए 17,000 करोड़ रुपया कम दिया गया है। महिला और बच्चों के कार्यक्रमों के लिए 12,000 करोड़ कम दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के लिए 8,500 करोड़ कम, ICDS के लिए 8,000 करोड़ कम, और स्वच्छ भारत के लिए 8,500 करोड़ कम। तो जब आप पैसा ही नहीं दे रहे हैं और उसके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, वो कर्जे में डूबा हुआ है, तो जिंदा कैसे रहेगा? और आप देखेंगे कि जो हमने 2 साल हो गए हैं ये फूड सिक्योरिटी एक्ट को पास किए हुए, आज तक उसको लागू करने का कोई कानून नहीं बना है, कोई रूल्स नहीं बने हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? तो क्या ये माना जाए अब्दुल साहब कि किसानों के मसले को लेकर कमोबेश सभी राज्य में सरकारें किसी की भी हों, नीतियाँ एक ही तरह की दिख रही हैं? ये सिर्फ राज्यों की सरकारों का सवाल नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर तो सेंटर और राज्य दोनों का कानून है। लेकिन प्राथमिक तौर पर तो ये राज्य के हिस्से में आता है। प्राथमिक तौर पे कुछ नहीं है, क्योंकि टेक्निकली इट इज बोथ, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये जो किसानों की आत्महत्याएं हैं वो तब से शुरू हुई हैं जब मनमोहन सिंह जी ने बुरी तरह से ग्रामीण विकास का पैसा काट दिया था। पहली आत्महत्याएं जो हमने देखी थी वो 1992 की हैं, जबकि वो वित्त मंत्री थे। ये तो आप ये कहना चाह रहे कि आर्थिक उदारीकरण के बाद इस तरह की हालात बदतर हो गए? बिल्कुल। और सिर्फ ये नहीं, आर्थिक उदारीकरण इन लोगों को मंदी से बचा नहीं सका। मैं अभी अटेंड करके आया हूँ ILO के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी का लेक्चर, और उन्होंने कहा है कि हमने अब यूरोप में देख लिया है कि अगर लोगों के पास जेब में पैसा नहीं है तो इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और मंदी से हम बच नहीं सकते जब तक लोगों के पास खर्चने के लिए पैसा नहीं दिया जाता। आज हमारा किसान एक्चुअली घाटे में काम कर रहा है। वो तो जिंदा रहने के लिए, जान बचाने के लिए काम कर रहा है, फिर भी जान नहीं बच रही। लेकिन सवाल ये सुनील साहब कि सभी दल या सभी सरकारों की नीतियां एक ही तरह की दिख रही हैं। ऐसे में किसानों के पास क्या एकजुट होने का, एक बड़ा आंदोलन करने का ऑप्शन नहीं है, या फिर किसान वो कर रहे इतने हैं। ज्यादा मैं कहूँ कि हिस्सों में बढ़ चुका है कि वो अपनी आवाज़ पहुंचा ही नहीं पा रहा? नहीं पहुंचा पा रहा। अगर आवाज़ नहीं पहुंचा पाता तो मोदी साहब ने 3 बार वो भूमि अधिग्रहण कानून पार्लियामेंट में पेश करके वापस भागना पड़ा। तो अच्छा है, किसान ने ये मजबूरी पैदा की है।
मैं अभी ये जगरांव से आ रहा हूँ, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में, और वहीं होशियारपुर में भी किसानों की आंदोलन था, मानसा में भी आंदोलन है, बठिंडा में भी आंदोलन है। कोई इलाका नहीं है जहाँ किसान लड़ नहीं रहा। यानी आप कह रहे हैं कि एकजुट हो रहा है और लड़ाई आवाज़ अपनी बुलंद कर रहा है। करनी पड़ेगी, या आवाज़ बुलंद करो या जिंदा रहो। दो तो ही जिंदा तो रहेगा। दो ही ऑप्शन है। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर रोशनी डालने के लिए कि आखिर वजह क्या है और सरकारों की नीतियां किसानों को लेकर इस वक्त क्या दिखा रही हैं। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें होंगी। दो राह समय के रथ को घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। राजनीतिक मूल्यों में गिरावट, बिखरता सामाजिक ताना बाना, गुम होते सरोकार और भागम भाग भरी जिंदगी जब घने अंधेरे की उदासी में ले जाती है तो दिनकर का प्रकाश उसे उम्मीद के उजाले से भर देता है। विरासत में इस बार जोश और जज्बे के शानदार कवि रामधारी सिंह दिनकर सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। केंद्र सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलों को अब सार्वजनिक करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेताजी के परिजनों से मुलाकात के बाद ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया अगले साल 23 जनवरी से शुरू होगी और इसी दिन नेताजी का जन्मदिन मनाया जाता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि दूसरे देशों से भी फाइलों को सार्वजनिक करने की अपील की जाएगी। रूस के साथ दिसंबर में इस मसले पर बात होगी। पिछले महीने पश्चिम बंगाल सरकार ने भी नेताजी से जुड़ी 64 फाइलों को सार्वजनिक किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दादरी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। अखबार आनंद बाजार पत्रिका से उन्होंने कहा कि इस वारदात से उनकी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के छद्म धर्मनिरपेक्षता और ध्रुवीकरण की राजनीति का उस पर आरोप भी लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दादरी कांड पर पहली बार खुलकर बात की है। आनंद बाजार पत्रिका से उन्होंने कहा कि दादरी की घटना और पाकिस्तानी गायक गुलाम अली का कार्यक्रम रद्द होना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इन घटनाओं से केंद्र सरकार का क्या लेना देना है। बीजेपी ने कभी इनका समर्थन नहीं किया है। हर चीज को केंद्र के साथ जोड़ के देखना और कोई भी घटना किसी स्टेट में हो जाए उसको केंद्र के ऊपर में जिम्मेवारी ठहराना वो भी ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने सही कहा कि किसी राज्य में कानून व्यवस्था में अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो उस राज्य में जो राज्य सरकार होता है उसका सीधा उसका जिम्मेवारी लेना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष सांप्रदायिकता की बात उठाकर अल्पसंख्यकों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन विपक्षी दल प्रधानमंत्री के इस आरोप का खंडन कर रहे हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के बयान को दिखावा करार दिया है। प्रधानमंत्री जी अपनी जिम्मेवारी से, संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से, अपनी कर्तव्य परायणता से पीछा छुड़ाकर पीठ दिखाकर भागिए मत। जैसा हमने कहा, ये देश जो है दरियादिली और दम से चलता है, दिखावे और छलावे से नहीं। जेडीयू ने भी दादरी घटना पर देरी से बोलने के लिए प्रधानमंत्री की आलोचना की। सीपीएम का आरोप है कि बीजेपी के कई नेता दादरी के आरोपियों की तरफदारी कर रहे हैं। MPs, MLAs of the BJP have openly sided with and tried to justify this kind of incident. Now, it is very clear that they are striking at the very roots of the idea of India. तत्काल घटना के साथ खंडन होना चाहिए और उसमें सच्चाई होनी चाहिए। बोल रहे हैं यानी लोकतंत्र में गोली से राज नहीं चल रहा है, सच्ची बोली से चल रहा है। प्रधानमंत्री ने दूसरी बार दादरी कांड पर अपनी बात रखी है। इससे पहले बिहार में नवादा की चुनावी रैली में उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों को एकजुट होकर गरीबी के खिलाफ लड़ने को कहा था। उन्होंने कहा था कि बहुलतावाद पर सबको राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बातों पर चलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें फर्टिलाइजर सब्सिडी के अलावा अर्धसैनिक बलों के लिए घर और बैरकों का निर्माण शामिल है। बैठक में म्यांमार में
कलादान मल्टी मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना के लिए करीब 2900 करोड़ रुपए की भी मंजूरी दी। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में करीब 68 अरब रुपए के फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी दी गई। इसका भुगतान SBI और PNB के जरिए होगा। सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों के लिए परफॉर्मेंस के आधार पर वेतन देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। मैनेजरियल सुपरवाइजरी क्लास एक ही होता है जो एक सब्सिडी से दूसरे में ट्रांसफर होते हैं, इसलिए आज हम एक एक्सेप्शन देते हुए उनकी चिंता करेंगे। तो 2007 से परफॉर्मेंस रिलेटेड पे जो सारे सुपरवाइजरी और मैनेजरियल लेवल के हमारे अधिकारी हैं और बाकी हैं उनको दिया जाएगा। बैठक में CISF, CRPF और ITBP के लिए 68 जगहों पर घरों और बैरकों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई। CISF, CRPF और ITBP तो आज के इकोनॉमिक अफेयर्स जो कमेटी है उसने ये निर्णय किया है कि 13,072 मकान और 113 बैरक 68 स्थानों पर इन फोर्सेस के लिए बनाए जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने देश भर में फंड की कमी से जूझ रहे अधूरे हाईवे प्रोजेक्ट के जल्द पूरा होने का भरोसा दिलाया। सरकार ने इसके लिए एक मुश्त आर्थिक मदद के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और बात बिहार चुनाव की। बिहार में दूसरे दौर के चुनाव के लिए प्रचार आज शाम थम गया। अब नेताओं के घर घर जाकर वोट मांगने का सिलसिला शुरू हो गया है। 16 तारीख को 6 जिलों की 32 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। दूसरे दौर के लिए बुधवार शाम प्रचार थमने तक सभी पार्टियों ने पूरा जोर लगाए रखा। एनडीए की ओर से बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अरवल, कैमूर के रामगढ़, औरंगाबाद और गया के वजीरगंज में चुनावी सभाएं की, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोहतास के नोखा और काराकाट में जनता से मुखातिब हुए। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने औरंगाबाद के नबीनगर और अरवल में जनसभाएं की, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने रोहतास के दिनारा और नोखा में लोगों से वोट मांगे। तो उधर महागठबंधन की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया के बेलागंज, भभुआ के रामपुर, रोहतास के चेनारी, करहगर और दिनारा में जनसभा को संबोधित किया। वहीं आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी दूसरे दौर के लिए 8 चुनावी रैलियों में हिस्सा लिया। 16 अक्टूबर को 6 जिलों की 32 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इससे पहले 12 अक्टूबर को पहले दौर के लिए 10 जिलों की 49 सीटों पर 57% वोटिंग हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पटना एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के पोस्टरों को लेकर महागठबंधन ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। महागठबंधन के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल और वरिष्ठ वकील KTS तुलसी ने निर्वाचन आयोग को शिकायत पत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए सार्वजनिक स्थल का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका कहना है कि आचार संहिता का उल्लंघन है। महागठबंधन ने एयरपोर्ट प्रबंधन को भी खत लिखकर पूछा कि बीजेपी ने पोस्टर लगाने की अनुमति ली थी या नहीं। सांप्रदायिक हिंसा को लेकर विरोध जताने के मकसद से साहित्यकारों का पुरस्कार लौटाना जारी है। बांग्ला साहित्यकार मदाक्रांता सेन ने भी अपना पुरस्कार वापस करने का ऐलान किया। इधर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पुरस्कार लौटाने के समय पर सवाल उठाया है। पिछले कुछ दिनों में कई साहित्यकारों ने बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में मोर्चा खोल रखा है। विरोध जताने के लिए वो पुरस्कार लौटाने का ऐलान कर चुके हैं। बुधवार को इस अभियान में बांग्ला कवयित्री मंदाक्रांता सेन भी जुड़ गईं। उन्होंने अपना साहित्य अकादमी युवा लेखक विशेष पुरस्कार लौटा दिया। The voices of people, voices of writers as well, they are being choked. So against all this, I'm protesting. केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने साहित्यकारों के पुरस्कार लौटाने के समय पर सवाल उठाया है कि देश में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उस समय तो बहुत लोगों ने वापस नहीं किया। आपातकाल में इतनी बड़ी संख्या में लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ,
प्रेस फ्रीडम का, उस समय तो ऐसे स्वर दिखाई नहीं पड़े। मुजफ्फरनगर में इतना बड़ा रैट हुआ आज से 1.5 साल पहले, और किस तरह की वहां सरकार ने काम किया, बिल्कुल विभेदकारी काम किया, उस समय तो ऐसी कोई पहल दिखाई नहीं पड़ी। मंगलवार को जानी मानी पंजाबी लेखिका दिलीप कौर तिवाना ने पद्मश्री अवार्ड लौटाने का ऐलान किया था। असमिया साहित्यकार होमेन बोरगोहेन, कृष्णा सोबती और अरुण जोशी के अवार्ड लौटाने के फैसले के बाद अशोक वाजपेयी समेत 25 से ज्यादा साहित्यकार अपने अकादमी पुरस्कार लौटा चुके हैं। वहीं 5 लेखकों ने साहित्य अकादमी में अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। साहित्यकार दादरी हिंसा और लेखकों पर हो रहे हमलों का विरोध कर रहे हैं। साहित्य अकादमी ने इन घटनाक्रमों पर चर्चा के लिए 23 अक्टूबर को आपात बैठक बुलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पंजाब में फरीदकोट के बेहबल कला गांव में पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई। एक धार्मिक ग्रंथ के कथित अपमान को लेकर फरीदकोट से शुरू हुआ प्रदर्शन जल्द ही दूसरे जिलों में फैल गया। प्रदर्शन में कम से कम 75 लोग घायल हुए, जिनमें बठिंडा के पुलिस महानिरीक्षक भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। फरीदकोट, मोगा, मनसा, बठिंडा और संगरूर में भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने दोषियों पर तुरंत कार्रवाई का भरोसा दिया है। देश भर में आज दवा के लिए लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। सरकार ड्रग एक्ट कानून की संशोधित करके उसे ऑनलाइन दवा की बिक्री शुरू करने जा रही है, जिसके विरोध में दवा विक्रेताओं ने प्रदर्शन किया और अपने दुकानें बंद रखी। साथियों, आज का दिन 20,000 फार्मासिस्ट है और दवा की दुकानें हैं 80,000। एक दुकान के ऊपर एक फार्मासिस्ट लगेगा तो बंद दुकानें, हलकान होते लोग। दवाओं की ऑनलाइन खरीद फरोख्त के विरोध में बुधवार को पूरे देश में दवा विक्रेता हड़ताल पर रहे। मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई में दुकानें बंद रहीं तो राजधानी दिल्ली में दवा विक्रेताओं ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट के बैनर तले इकट्ठा हुए ये लोग मांगे न माने जाने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की धमकी दे रहे हैं। 15-20 दिन बाद हम अनिश्चितकालीन बंद करेंगे। हम लड़ना नहीं चाहते, हम आम आदमी को तकलीफ हो नहीं चाहते। इस बात को सरकार क्यों नहीं घोषणा कर रही है कि जो ऑनलाइन अवैध तरीके से दवा का व्यापार चल रहा है वो पूरी तरीके से उन्होंने बंद कर दिया, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। हम सिर्फ एक घोषणा चाहते हैं सरकार से, और कुछ नहीं चाहते। हड़ताली विक्रेताओं का आरोप है कि दवा विक्रेता ड्रग एक्ट 1940 के मुताबिक ऑनलाइन दवा की बिक्री गैर कानूनी है। बावजूद इसके सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। केंद्र सरकार ऑनलाइन शॉपिंग की तर्ज पर देश में ई फार्मेसी की नीति लागू करने जा रही है। दवा विक्रेता इसके भी खिलाफ हैं। इस हड़ताल में देश भर के 8 लाख से ज्यादा दवा विक्रेताओं ने हिस्सा लिया, लेकिन राहत की बात ये रही कि कई इलाकों में दवा की दुकानों ने मरीजों के लिए जरूरी दवाओं की बिक्री जारी रखी। सर्जरीज होती हैं, हाई-फाई सर्जरीज होती हैं, न्यूरो सर्जरीज होती हैं, उनके लिए लाइफ सेविंग ड्रग्स की ज़रूरत होती है कि एट अ टाइम अगर वो ड्रग्स आदमी को नहीं मिलेगी, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो हम इधर से भी सपोर्ट में हैं, उधर से भी हमारी एक टीम जंतर मंतर पे भी गई है सपोर्ट करने के लिए। देश में करीब 8 लाख दवा विक्रेता हैं, तो दवाओं का सालाना कारोबार लगभग 84,000 करोड़ रुपए का है। दवा विक्रेता संगठन हड़ताल से 250 करोड़ के नुकसान का दावा कर रहे हैं। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर अनिल कुमार यादव की नियुक्ति रद्द कर दी है। कोर्ट ने इस नियुक्ति को अवैध बताते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई। उच्च न्यायालय ने कहा कि ईमानदारी और योग्यता परखे बिना अनिल यादव की नियुक्ति की गई। कोर्ट का यह फैसला कई याचिकाओं पर आया। इनमें आरोप लगाया गया था कि नियुक्ति के वक्त अनिल यादव मैनपुरी के कॉलेज में लेक्चरार थे, लेकिन उन्होंने खुद को प्रिंसिपल बताया। अनिल यादव को 2013 में यूपीपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया। 83 उम्मीदवारों में से उनका चयन हुआ था। इजरायल दौरे पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की है। राजधानी यरूशलेम में स्वागत के बाद उन्होंने पश्चिम एशिया में हिंसा जारी रहने पर चिंता भी जाहिर की। राष्ट्रपति ने कहा कि सभी विवादों का निपटारा बातचीत से होना चाहिए। उनकी मुलाकात इजरायल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी हुई। इजरायल के राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद समेत कई क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने इजरायली संसद को भी संबोधित किया। भारत का कोई राष्ट्राध्यक्ष पहली बार इजरायल की यात्रा पर है। तो इस बुलेटिन में भी इतना ही। नमस्कार।